हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स में लगभग तिथियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनका एक रिवीजन हम एक वीडियो में कर रहे हैं आज। ठीक है, तो इतिहास को हमें पता है कि हमने 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। एक है प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम प्राचीन भारतीय इतिहास से शुरू करेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास तक की बातों को हम देखेंगे। अब आपको ये पता है कि इतिहास क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हम ये देखेंगे कि इस इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारतीय इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसकी शुरुआत होती है आपका प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री वो फेज है जहां पर हमें राइटिंग्स के एविडेंसेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं स्टोन एज, पाषाण काल। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री वह काल है जिसमें प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का समय है, या इसे आप बोल सकते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता। और हिस्ट्री वह समय है जहां पर राइटिंग का इन्वेंशन हो चुका है। ठीक है, और जो लिटरेट सोसाइटी है उसका अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तिथि है 6000 बीसी, जिसमें मेहरगढ़ और बुर्जहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के अवशेष हमें देखने के लिए मिलते हैं। थोड़ा और आगे अगर आते हैं तो 5000 से 4000 के बीच बीसी के बीच का जो समय है उसमें बागोर एवं आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरियों के पालन के हमें प्रथम साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं। फिर 1000 साल के बाद हमें कृषक एवं पशुपालन की सभ्यताएं देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, और उसके बाद रेडियो कार्बन तिथि के निर्धारण के आधार पर हड़प्पा कालीन सभ्यता के उससे साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं। तो वह काल जहां पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आद्यैतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध्य होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। और जब से लिखित विवरण मिलते हैं तो वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, तो ये जो पाषाण काल था उसे हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आधुनिक पाषाण काल के नाम से भी हम जानते हैं। इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, और जो पाषाण काल है उसमें हमें जहां से प्रमुख साक्ष्य मिले हैं वो महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं मेहरगढ़, बुर्जहोम। ठीक है, जहां से हमें कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। बागोर और आदमगढ़ से भेड़ बकरी पालन के साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं। और उसके पश्चात जो समय शुरू होता है वह है आपका वैदिक काल। वैदिक काल को आप 1500 से लेकर 600 बीसी तक के टाइम फेज में डिवाइड करते हैं। इसमें जो 1500 बीसी का टाइम पीरियड है वह है ऋग्वैदिक काल। इसी ऋग्वैदिक काल में भारत में आर्यों का आगमन होता है। ठीक है, सैंधव सभ्यता जो है ये भी वही है। ठीक है, इसे बेसिकली अगर हम देखें तो 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था। जैसे सर जॉन मार्शल हैं, उन्होंने अलग तिथियां बनाई हैं। ठीक है, फिर आपका सीजे गैड है, उन्होंने अलग तिथियों का निर्धारण किया। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से वर्णन किया है। तो वैदिक काल को हम 2 फेज में डिवाइड करते हैं। एक तो है आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो 1500 से 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका ऋग्वैदिक काल कहलाता है, जिसमें हम अलग अलग तरीके की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को देखने के लिए पाते हैं। और 1000 से 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है, जिसमें आर्यों का पूर्वी गंगा के मैदान में हम विस्तार देखने के लिए पाते हैं। इसी उत्तर वैदिक काल में ही हम पहली बार देखते हैं कि गोत्र सिस्टम, वर्ण व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलती है। और यहीं पर समाज में एक जो सामाजिक संरचना है उसमें भी परिवर्तन देखने के लिए हम पाते हैं।
और आपका जो धार्मिक जीवन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में पहले वहां पर केवल इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो यहाँ पर हम त्रिदेव का कॉन्सेप्ट देखने के लिए पाते हैं, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश आपको उत्तर वैदिक काल में ही देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से वैदिक काल जो है उसे ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि यहाँ पर गोपति गांव की इकाई होती, गांव सबसे छोटी इकाई हुआ करता था, जिसका जो प्रमुख था वो गोपति कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में यही भूपति हो जाता है। तो आर्थिक जीवन में पशुपालन जो है प्राथमिक व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में यहीं पर कृषि प्रमुख अर्थव्यवस्था का साधन हो जाता है। ठीक, फिर 950 का जो टाइम पीरियड है उसे हम महाभारत का काल मानते हैं। महाभारत का युद्ध जो है इसी में टाइम पीरियड पर हुआ था और एनसीईआरटी में रामचरण शर्मा जी ने मेंशन किया 5000 ईसा पूर्व महाभारत युद्ध का देखने के लिए मिलता है। फिर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष जो है 950 के आसपास का माना जाता है। ठीक है, फिर हमने जैसे बात की थी कि 600 के बाद का जो समय है वो महाजनपद काल का माना जाता है। इस महाजनपद काल में हमें 16 महाजनपद देखने के लिए मिलते हैं। इन 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख रहा है आपका मगध। तो ये जो 16 महाजनपद थे, इन महाजनपदों के अलग अलग राजधानियां थी और सबसे पावरफुल जो रहा है मगध रहा है। और उसी टाइम पर एक नया भी डिवीजन हम देखने के लिए पाते हैं, एक नई संस्कृति, नया कल्चर आप देखने के लिए पाएंगे, जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म इसका विकास आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसी 16 महाजनपदों के टाइम पर यहाँ पर अलग अलग तरीके की उपनिषदों की रचना हुई थी और आर्य जो है वो दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे 16 महाजनपद में हमने बात की, एक तो मगध। ठीक है, मगध सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज हुआ करती थी। इसके अलावा मगध के अलावा मध्य प्रदेश में आपका अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी और माहिष्मती थी। ठीक है, चेदी में राजवंश था, जिसकी राजधानी सुक्तिमती या बोल सकते हैं आज का बुंदेलखंड जो एरिया है वो हुआ करता था। तो ये 16 महाजनपद, यहीं पर उपनिषदों की रचना की गई है। जैसे हमें पता है कि उपनिषदों में जैसे आपका एक सत्यमेव जयते, ठीक है, आप ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि आपका मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। ठीक, इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद है, ये सबसे प्राचीन उपनिषदों में से एक माना जाता है। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद जो के बारे में जैसे हमने बात की, तो ये जितने भी उपनिषद लिखे गए हैं उन सब में सबसे बड़ा उपनिषद माना गया है। ठीक है, छांदोग्योपनिषद में आपको यहाँ पर आश्रम के बारे में, जो जीवन का विकास है या जीवन को जो 4 आश्रम विभाजित किया गया है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ प्राचीन समय में जो वैवाहिक पद्धतियां थी उनमें से अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बारे में आपको छांदोग्योपनिषद में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उपनिषद, इसका लिटरल मीनिंग अगर हम बात करते हैं तो ये समीप में बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, ये होता है। ठीक है, फिर 540 बीसी में जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म होता है। ठीक है, भगवान महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन अगर हम जैन धर्म के बारे में बात करते हैं तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, पहले गुरु हैं भगवान ऋषभ देव हैं। ठीक है, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं और इनके बारे में आपको ऋग्वेद में भी वर्णन किया गया है। और ये भी बताया गया है कि जो भगवान ऋषभ देव हैं या आदिनाथ हैं, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ रहे हैं, जिनका जन्म बनारस के निकट 850 बीसी में हुआ था। ठीक, और ये एक बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके प्रमुख 4 उपदेश थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसी में भगवान महावीर स्वामी ने एक 5वां उपदेश जोड़ दिया था, जिसे हम ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं।
तो भगवान महावीर स्वामी आपको बीतराग, अरहद, जिन और केवलिन इन नामों से भी जाने जाते हैं। फिर 540 से 468 बीसी का जो समय है उसमें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भगवान वर्धमान महावीर जी का जीवन काल इसमें वर्णित है। ठीक है, कैसे उन्होंने जैन धर्म को इस्टेब्लिश किया है, ठीक है, वे अपने घर का त्याग कैसे करते हैं और कैसे वे असेटिव होते हैं, सन्यासी बनते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 30 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर स्वामी गृह त्याग करते हैं और 42 वर्ष की उम्र में उन्हें जिम्भिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, या बोल सकते हैं कैवल्य की प्राप्ति होती है। और उसी टाइम पर आपका देखते हैं 563 बीसी 563 बीसी में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु नेपाल में एक स्थान है लुम्बिनी, राजा शुद्धोधन के यहाँ होता है। इनकी माता का नाम महामाया था। ठीक है, बचपन में इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो इनकी जो मौसी थी या आया थी महामाया, उन्होंने इनका लालन पालन किया और बाद में महामाया इनकी माता थी, गौतमी प्रजापति जो है इनकी मौसी थी जिन्होंने लालन पालन किया। बाद में इनका विवाह यशोधरा से कर दिया जाता है और उनका एक बेटा होता है राहुल। ठीक है, तो ये जो उनका जीवन काल है 563 से 483 बीसी का, उसमें हम भगवान बुद्ध के जीवन काल के बारे में अध्ययन करते हैं कि कैसे उन्होंने गृह त्याग किया। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें जो एक सिद्धार्थ को बुद्ध बनने के लिए प्रेरित करती हैं। तो हम सबसे पहला ये देखते हैं कि 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, इस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, और वे अपना राजमहल छोड़कर उरुबेला गया जाते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले उनके गुरु मिलते हैं अलार कलाम, जिससे उन्होंने योग वगैरह की दीक्षा ली। और यहाँ से जब उरुबेला गया की ओर जाते हैं तो 35 वर्ष की उम्र में उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति की जो घटना थी वो आपका निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे होती है, और इस घटना को हम बोलते हैं निर्वाण। और यहां से जब उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वे अपना पहला उपदेश 5 सन्यासियों को देते हैं। तो उपदेश देने की यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। और 80 वर्ष की उम्र में 483 बीसी में भगवान बुद्ध की कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, इस घटना को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और उसके बाद भगवान बुद्ध के धम्म और उनके जो उपदेश हैं उन्हें अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्थानों पर उनके बौद्ध संगतियों का आयोजन किया जाता है। तो 483 बीसी में ही मगध की राजधानी राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में रूलर है, शासक है अजातशत्रु। यहाँ पर बौद्ध संगत का आयोजन होता है जिसमें उनके 2 प्रमुख शिष्य थे। एक आनंद था जिन्होंने सूत्र पिटक की रचना की, और उपाली जिन्होंने विनय पिटक की रचना की थी। और इसी से शुरू होता है मगध राजवंश। 516 में एक तो ईरान के शासक डेरियस का भारत पर पहली बार आक्रमण होता है। तब यहीं पर भारत में विदेशियों का भी आक्रमण शुरू होता है। तो पहला विदेशी आक्रमण ईरान के शासक डेरियस का था, डेरियस फर्स्ट। 544 से 412 बीसी का जो समय है उसमें हम देखते हैं मगध के प्रमुख राजवंश, जिसमें सबसे प्रमुख राजवंश है एक तो है हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक वंश। मगध राजवंश की स्थापना उसका पहला राजवंश है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ इसका संस्थापक था। इसी का बेटा था जयद्रथ, जिसकी भीम ने कुश्ती के युद्ध में हत्या कर दी थी। और बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था रिपुजन, जिसकी उसके मंत्री पुलिक ने हत्या की थी। बाद में यहाँ पर 544 में हर्यंक डायनेस्टी आती है, हर्यंक वंश आता है, जिसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह में बनाई थी, जिसे हम गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ ये अंग राज्य पर आक्रमण करते हैं और इसी युद्ध में पहली बार हाथियों का भी उपयोग किया जाता है।
इनकी 3 प्रमुख पत्नियां थीं। एक तो थी चेलना, जो कि लिच्छवी और वैशाली की राजकुमारी थी। इनसे एक बेटे का जन्म होता है जिसे अजातशत्रु के नाम से जानते हैं। दूसरी राजकुमारी थी प्रसेनजित की बहन कौशल नरेश, प्रसेनजित की बहन महाकौशला। और तीसरी राजकुमारी थी मद्र राज्य की राजकुमारी क्षेमा। ठीक है, बिंबिसार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भगवान बुद्ध के समकालीन हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार इनका एक आयुर्वेदाचार्य था जीवक। इसी जीवक ने गौतम बुद्ध का उपचार किया था। उनका स्वास्थ्य जब खराब होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो चंड प्रद्योत थे राजा, अवंती के राजा थे, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी जीवक को भेजा जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मगध और अवंती के बीच भी राजनयिक संबंध रहे हैं। उसके बाद अजातशत्रु जो है वो अपने पिता की हत्या करता है और स्वयं शासक बन बैठता है। इस अजातशत्रु को हम कुनिक के नाम से भी जानते हैं। इसके पास रथमूसल और महाशिला कंटका नामक 2 विशेष अस्त्र थे जिनका उपयोग वो युद्ध में किया करता था। इसने अपने पिता की हत्या करके जब राजपाट लिया तो ये बच्ची पर नियंत्रण करता है, कौशल पर भी आक्रमण करता है और बाद में इसकी हत्या इसके पुत्र उदायीन ने की थी। तो हमने देखा कि यहाँ पर राजकुमार राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर रहे हैं। तो इसी वजह से इस वंश को, हर्यंक वंश को हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। अजातशत्रु के शासनकाल में ही पहली बार बौद्ध संगति का आयोजन सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुआ था। लेकिन अजातशत्रु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो जैन धर्म को मानने वाला था। ऐसे ही उदायीन ने अपने पिता की हत्या करके राजधानी का परिवर्तन किया और उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। और इसके बाद अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक इसके सक्सेसर होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं, जिनमें नागदशक अंतिम शासक था और बहुत ही कमजोर शासक था। तो इसके बाद यहाँ पर 412 में शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग जो है मगध का शासक बनने के पहले ये बनारस का राज्यपाल हुआ करता था। ये पहला शासक है जिसने अवंती पर आक्रमण किया और अवंती को अपने मगध राज्य में मिला लिया है। इसने बज्जी और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, दूसरी राजधानी बनाया और अपने राज्य का विस्तार करता है। इसके बाद रूलर बनता है कालाशोक, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की और इसी के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। नंदीवर्धन जो है इस वंश का अंतिम शासक है, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने की थी। और महापद्मनंद जो है ये नंद वंश का संस्थापक है। तो मगध में नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, इसे गैर क्षत्रिय वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि महापद्मनंद शूद्र वंश का था और ये पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान है जिनकी बुक है अष्टाध्यायी। संस्कृत का व्याकरण है अष्टाध्यायी, जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। ये महापद्मनंद के मित्र हैं। महापद्मनंद ये पहला शासक है जिसने कलिंग को मगध में मिलाया था। और इसके बाद इसी टाइम महापद्मनंद के बाद शासक बनता है धनानंद। और धनानंद के शासनकाल के दौरान एक और विदेशी आक्रमण होता है जिसे हम बोलते हैं सिकंदर का आक्रमण। 326 बीसी में भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है और इस आक्रमण के पीछे कुछ वजहें हैं। आखिर वो वजह क्या थी कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है? इसमें भारत की तत्कालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं, एक वजह वो होती हैं क्योंकि भारत उस समय पर भारत का जो सीमांत प्रांत है छोटे छोटे राज्यों में बटा था, जहां पर किसी भी तरीके की यूनिटी देखने के लिए नहीं मिलती है और सभी राजा जो है एक आपस में स्वार्थ पूर्ण करने के लिए जुड़े हुए हैं। दूसरा, सिकंदर जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक रहा है, विश्व विजेता बनने की अभिलाषा रखता है। ठीक है, और वो छोटे से राज्य से ईरान और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर अधिकार करता हुआ एशिया माइनर, फिनिशिया, मिस्र और वहां से फिर आपका इंडिया में एंटर करता है। दूसरा, उसे भारत सोने की चिड़िया नजर आ रही है, तो धन प्राप्त करने की इच्छा के कारण वो भारत पे आक्रमण करता है। वो एक बहुत अच्छा जियोग्राफिस्ट भी था।
वो नए नए प्रदेशों को जानने की इच्छा रखता था और कुछ भारतीय शासकों ने उसे सहयोग का भी आश्वासन दिया था। जैसे आपका तक्षशिला का आंधी कुमार था, पोरस के विरुद्ध वो सिकंदर की सहायता करने का वचन देता है। तो इसी वजह से सिकंदर 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करता है और हिंदुकुश पर्वत को पार करके काबुल आया और यहाँ पर वो उसकी लड़ाई पोरस से होती है, झेलम नदी के किनारे। तो 326 में पोरस और सिकंदर के बीच में झेलम नदी के किनारे लड़ाई होती है, जहां पर सिकंदर ने कुछ राज्यों को अपने अधिकार में लेता है, बाद में पोरस को राज्य देकर वापस चला जाता है। तो इस यवन आक्रमण से कुछ प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। वो प्रभाव जैसे आपका भारत में यवन बस्तियों की स्थापना होती है, इंडो ग्रीक रिलेशन स्टार्ट होते हैं, जो और नई नई भौगोलिक खोजों को आश्रय मिलता है, भारतीय इतिहास के तिथिक्रम का निश्चित निर्धारण किया जा सकता है और सीमांत प्रदेश की राजनीति में भी परिवर्तन हम देखने के लिए पाते हैं। तो इस एक विदेशी आक्रमण से ये बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो 326 और 323 में सिकंदर की जब यहाँ से वापस जा रहा होता तो रास्ते में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। और धनानंद का दूसरी ओर भारत पर जो शासन चल रहा था उसमें धनानंद की जो राज्य व्यवस्था थी उसमें जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता उससे असंतुष्ट थी। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक है, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की और यहीं पर एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। 323 में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। अब आखिर ये कौटिल्य हैं कौन? तो कौटिल्य के बारे में आपको बताता हूँ। कौटिल्य जो है मौर्य वंश के एक प्रधानमंत्री हैं, सलाहकार हैं और पुजारी हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनने में बहुत बड़ी सहायता की है। और 305 में सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का एक सेनापति है, भारत पर अटैक करता है, आक्रमण करता है और सिंधु नदी के किनारे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर बुरी तरीके से हारता है और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। लेकिन सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करता है और अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कराता है। साथ ही साथ 4 प्रोविंस, 4 राज्य, पूर्वी अफगानिस्तान जिसमें कांधार, बलूचिस्तान, पश्चिमी सिंध जो काबुल का एरिया है और हेरात, इन 4 राज्य क्षेत्रों को वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। साथ ही साथ एक इतिहासकार या बोल सकते हैं सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। रिटर्न में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 युद्धक हाथियों को तोहफे में दिया था सेल्यूकस निकेटर को। अब भारत की या बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जो सीमा है, हिंदुकुश पर्वत मौर्य साम्राज्य की सीमा बन जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य की 298 में मौत हो जाती है श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटका में। और इसके बाद इनका बेटा बिंदुसार जो है वो शासक बनता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार वास्तव में आजीवक धर्म को मानने वाला था। ठीक है, इसके कई बेटे थे, जिनमें से एक बड़ा बेटा है सुसीम और एक बेटा है अशोक। तो 272 से 68 में अशोक और उसके भाइयों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। इस युद्ध के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके पीछे एक वजह ये रही है कि जो बिंदुसार का बड़ा बेटा था, ठीक है, वो अशोक वो भी योग्य था, वो शासक बनना चाहता था। दूसरी ओर अशोक भी शासक बनना चाहता था। तो तक्षशिला में एक विद्रोह होता है, उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा जाता है और अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह को बड़ी आसानी से दबा दिया और उसके उपहार स्वरूप अशोक को अवंती का गवर्नर, अवंती का राज्यपाल बना दिया जाता है। जैसे ये बात सुसीम को पता चलती है, एक दूसरा विद्रोह प्लान किया जाता है वहां पर और तक्षशिला में दूसरा विद्रोह हुआ और उस दूसरे विद्रोह को सुसीम ने खत्म किया। और सुसीम ने जैसे इस विद्रोह को खत्म किया, उसे मगध का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। और ये बात जैसे ही अशोक को पता चलती है तो राधागुप्त की सहायता से अशोक जो है सुसीम की हत्या करता है और यहाँ पर शासक बन बैठता है। लेकिन 272 में हत्या करने के बाद इतिहासकारों ने बताया कि अशोक ने अपने कई सारे भाइयों की हत्या कर दी और बाद में 269 में उसका राज्याभिषेक होता है। इस तरीके से 269 बीसी में अशोक मगध का शासक बना
और 268 से 232 का जो समय है उसमें अशोक के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अशोक वह पहला शासक है जिसने जनता से सीधे संवाद किया है और संवाद का जो माध्यम था वो अभिलेख हुआ करते थे। अशोक के अभिलेखों में जो भाषा का प्रयोग किया गया है प्राकृत भाषा है, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामेइक और ग्रीक लिपियों का उपयोग किया गया है। इन लिपियों को पहली बार जेम्स प्रिंसेप करके एक इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने पहली बार उनका अध्ययन किया और जिसमें हम देखते हैं कि उसके जो प्रमुख 4 अभिलेख हैं, एक तो मास्की अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम बुद्ध शाक्य के मिलता है, गुर्जरा जो दतिया में है, नेत्तूर कर्नाटका में और उडेगोलम ये भी कर्नाटका में। इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम हम देखने के लिए पाते हैं। इसके अलावा एक शक शासक है रुद्रदमन, जिनके जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का नाम हम पाते हैं। तो ये प्रमुख अभिलेख हैं जहां पर अशोक का नाम हमें मिलता है। फिर 261 में एक कलिंग युद्ध हुआ था, तो इस कलिंग युद्ध के बारे में अशोक के जो बृहद शिलालेख हैं, 14 बृहद शिलालेख हैं, जिनमें 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग, हमने पहले बात की थी कि महापद्मनंद वह पहला व्यक्ति है जो कलिंग को मगध राज्य में मिलाता है। अब दूसरा व्यक्ति जो कौन है, अशोक है, जो कलिंग पर विजय प्राप्त करता है। लेकिन इस कलिंग में हुए नरसंहार के कारण अशोक जो है उपगुप्त की सहायता से बौद्ध धर्म में दीक्षा लेता है, उसका मन व्यथित हो जाता है, बौद्ध धर्म में को स्वीकार कर लेता है, जिसमें सत्य अहिंसा के बारे में बताया गया है। और इसी के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। ठीक है, और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जीवन भर प्रयास किया है। जैसे ही अशोक शासक बनता है तो वो बौद्ध धर्म के जो प्रमुख स्थल है उनकी यात्रा करता है। ठीक है, और अशोक 232 बीसी में अशोक की मृत्यु होती है और कुणाल उसका बेटा शासक बनता है। और इसी टाइम पर भारत में यूनानियों का आक्रमण होता है। ठीक है, तो इस यूनानी आक्रमण में कुछ प्रमुख राजवंश हैं, ठीक है, जो भारत पर आक्रमण करते हैं। भारत में यूनानी इंडो ग्रीक कल्चर का डेवलपमेंट यहाँ पर देखने के लिए हम पाते हैं। और 185 बीसी में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसी के एक मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की और एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। शुंग वंश की संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ये एक ब्राह्मण थे, इसीलिए ये पहला ब्राह्मण वंश राजवंश है जो जिसे पुष्यमित्र शुंग को कुछ इतिहासकारों ने बौद्ध धर्म संहारक और ब्राह्मण धर्म उद्धारक भी कहा है। जैसे ही पुष्यमित्र शुंग शासक बनते हैं वो 2 अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उन्होंने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी विदिशा स्थानांतरित की। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने अशोक के द्वारा बनवाए गए सांची स्तूप का रिकंस्ट्रक्शन करवाया है। ठीक है, इन्हीं के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान थे पतंजलि, जिनकी संस्कृत व्याकरण है महाभाष्य, पतंजलि ने लिखी थी। ठीक है, प्राचीन संस्कृत व्याकरण के बारे में हमने बात की थी। अष्टाध्यायी थी जिसके रचयिता थे पाणिनि। पुष्यमित्र शुंग का बेटा है अग्निमित्र, जिसके बारे में हमें कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम से जानकारी मिलती है। शुंग वंश का अंतिम शासक है देवभूति, जिसकी हत्या वसुदेव ने की थी। वसुदेव भी एक ब्राह्मण है जो कि इनका मंत्री था। इसी ने एक और नए ब्राह्मण वंश की स्थापना की जिसे हम कण्व वंश के नाम से जानते हैं। दूसरी ओर 30 बीसी में आपका सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है। सातवाहन ये भी ब्राह्मण वंश है जिसके संस्थापक हैं शिमुक। इन्हें हम आंध्र सातवाहन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या औरंगाबाद जो आज महाराष्ट्र में है हुआ करती थी। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रमुख या सबसे शक्तिशाली जो शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी है, जिसके बारे में हमें रानी नागनिका के नानाघाट इंस्क्रिप्शन से जानकारी प्राप्त होती है। और सातवाहन वंश का सबसे शांतिप्रिय शासक रहा है हाल, जिसकी एक प्रसिद्ध बुक है गाथा सप्तशती, जो कि प्राकृत भाषा में लिखी गई है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक है, और 58 बीसी का जो समय है इसी से विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के द्वारा।
ठीक, शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 58 एडी से एक नया संवत विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। दूसरी ओर हमने जो बात की थी कि जो विदेशी आक्रमणकारी है उसमें से 20 से 46 का जो समय है उसमें गोंडो फर्नीस का जो टाइम पीरियड है उसके समय भारत में एक संत सेंट थॉमस का आगमन होता है, यानी कि क्रिश्चियनिटी जो है 20 से 46 एडी में आपका भारत में प्रवेश करती है और 45 में कुषाणों का भारत में प्रवेश होता है। ठीक है, कुषाणों में जो चीनी सम्राट थे, चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भी भेजे जाते हैं। तो कुषाणों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुषाण जो है इनका ट्राइबल नाम, एक कबीलाई नाम यूची हुआ करता था, जिसे पश्चिमी चाइना में तोखरियान के नाम से जानते हैं। कुषाण वंश का जो संस्थापक है कुजुल कटफिसस है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक है वो है कनिष्क, जिसने अपनी राजधानी 2 स्थानों पर बनाई थी। एक तो था कुरुशपुर और या जिसे हम पेशावर के नाम से जानते हैं, और दूसरी राजधानी है आपका मथुरा। तो कनिष्क की 2 राजधानियां हुआ करती थी और इसी के टाइम पीरियड पर एक और नया संवत की शुरुआत होती जिसे हम शक संवत के नाम से जानते हैं। 78 एडी में शक संवत की शुरुआत होती है। 77 में प्लिनी की एक बुक है, पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, इसकी रचना की जाती है और कनिष्क के द्वारा, हमने पहले ही बात की, शक संवत का प्रारंभ हुआ जिसे भारत सरकार के द्वारा क्या बोल सकते हैं गवर्नमेंट कैलेंडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और 78 से 100 तक का जो शासन समय है वो कनिष्क का शासनकाल माना जाता है। ठीक है, जिसमें कनिष्क के द्वारा की गई जो घटनाएं हैं या कनिष्क के शासनकाल में जो यहाँ पर घटनाएं घटित हो रही हैं उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपका 86 से 128 जो है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के अधीन सातवाहनों का जो पुनरुत्थान होता है वह काल है। तो सातवाहनों के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। और कनिष्क के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर फिर से एक बार, तो कनिष्क जो है ये इसी के शासनकाल में बौद्धों की चौथी संगति का आयोजन होता है, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में होता है, जहां पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ता है। एक तो है आपका हीनयान, दूसरा है आपका महायान। तो कनिष्क का शासनकाल, कनिष्क के टाइम पर या बोल सकते हैं जो कुषाणों का जो समय है, कुषाणों के आक्रमण से भारत में बहुत सारी नई चीजों का विकास होता है। ठीक है, नए नए कल्चर आपको देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा हमने जो बात की थी आपका कहते हैं ग्रीक इन्वेजन। ठीक है, ग्रीक के अलावा आपका शकों का आक्रमण होता है। तो 130 से 150 का जो समय है वो पश्चिमी भारत का महान शक क्षत्रप रुद्रदमन प्रथम का शासनकाल है, लेकिन रुद्रदमन के पहले भी शक यहाँ पर आते हैं। तो यूनानियों के बाद मध्य एशिया में शकों का आक्रमण हुआ। ठीक है, जिसमें अधिकांश भागों पर यूनानियों का कब्जा कर रखा था और उनसे शकों की कुल 5 शाखाएं थी। जब यूनानी आते हैं, यूनानियों के अलावा का जो पश्चिमोत्तर प्रांत था वहां पर शकों का आक्रमण होता है। शकों की कुल 5 शाखाएं थी, उनमें से एक शाखा अफगानिस्तान में बस जाती है। भारत में 2 शाखाओं में विभाजित थे। एक तो था प्रथम उत्तरी क्षत्रप और जो तक्षशिला और मथुरा में थे, दूसरे जो थे वो पश्चिमी क्षत्रप कहलाते थे, जो नासिक और उज्जैन में इनका शासनकाल देखने के लिए मिलता है। तो तक्षशिला के शक, उसमें पहला शासक माउस है। मथुरा के शकों में पहले ये माना जाता था कि मथुरा के शक जो है वो पहले मालवा में रहते थे, बाद में वहां से मथुरा में आ गए हैं। ठीक है, हमने बात की थी विक्रम संवत या मालव संवत जो है ये इन्हीं के नाम पर पड़ा था, विक्रमादित्य के नाम पर। ठीक है, फिर नासिक के शकों में सबसे प्रमुख जो शासक है वह है आपका नहपान, जिसकी राजधानी भिन्नगर या आज का आपका भरूच हुआ करती थी। ठीक है, नहपान जो है इसका सातवाहन के साथ संबंध है, या बोल सकते हैं नहपान का जो दामाद है सातवाहन शासक ऋषभदत्त था। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान की हत्या कर दी थी। दूसरी ओर जो मालवा के शक थे, जिन्हें हम उज्जैन के शक बोलते हैं, इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था रुद्रदमन, जो सबसे प्रमुख और सबसे पावरफुल है।
एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, या जिसे हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। इस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि जब रुद्रवंश शासक था तो यहाँ का राज्यपाल सुविशाख था, और इसी सुविशाख ने सुदर्शन झील, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, उस झील की मरम्मत सुविशाख ने करवाया था। मालवा के शकों का जो अंतिम शासक है वो है रुद्र सिंह तृतीय। इसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर पहली बार मालवा में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए थे। और 225 में बाकाटक वंश की स्थापना होती है, ठीक है, और सातवाहन साम्राज्य जो है उसका विघटन शुरू होता है। और 240 से 280 में गुप्त वंश की स्थापना होती है। श्री गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। श्री गुप्त के बाद उनका बेटा घटोत्कच गुप्त जो है सिंहासन पर बैठता है और शासक बनता है। घटोत्कच गुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश की वास्तविक स्थापना की जाती है, यानी कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है, जो 319 एडी में शासक बनता है। इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया और राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए थे। गुप्ता संवत की शुरुआत 319 एडी से मानी जाती है और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इन्हीं का बेटा है समुद्रगुप्त, जिसे हम भारत का नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। तो समुद्रगुप्त का काल 335 से 375 एडी तक का है और इसके सैन्य अभियानों के कारण, सैन्य विजयों के कारण हम इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। एक इतिहासकार रहा है स्मिथ, जिसने समुद्रगुप्त को उनकी युद्ध नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र और कविराज के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत 360 एडी में आता है। ठीक है, ये संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे, इन्होंने बीड़ा वादन किया है। इसके अलावा संगीत पर भी इनका अच्छा नियंत्रण रहा है। इन्हीं के शासनकाल में भारत गुप्त साम्राज्य फलता फूलता है। बहुत बड़ा क्षेत्र जो है गुप्त साम्राज्य में शामिल होता है। 375 में समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है और उनका बड़ा बेटा रामगुप्त शासक बनता है। रामगुप्त के बारे में जानकारी हमें किसी बहुत ज्यादा ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन विशाख दत्त की एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम, वहां से हमें रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही जानकारी मिलती है कैसे इनका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। तो 380 से 415 का जो समय है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल है, जिसमें गुप्त राज्य का पश्चिम में विस्तार होता है। साथ ही साथ संस्कृत साहित्य के चरमोत्कर्ष का भी यह काल है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनकी राजधानी उज्जैन में थी, इन्हीं के राज दरबार में कालिदास प्रमुख कवि हुआ करते थे। इनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। चंद्रगुप्त के नवरत्न, उन नवरत्नों में से प्रमुख है, एक तो आपका कालिदास है, दूसरा बराह मिहिर है जो एस्ट्रोनॉमर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में 399 में फाहियान भारत आता है, जो बुद्धिज्म के किसी दीक्षा लेने के लिए आता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के पहले शासक हैं जिन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। इसके अलावा इन्होंने सोने के सिक्के भी जारी किए थे, जिसे दीनार के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दिल्ली के मेहरौली में एक लौह स्तंभ की स्थापना की थी। फाहियान जो है चाइनीज यात्री है जो यहाँ पर बुद्धिज्म की दीक्षा लेने के लिए आया था और वो नालंदा में रहकर बुद्धिज्म की दीक्षा लेता है। 415 से 455 का जो शासनकाल है कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल है, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, इसी नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी, जो आपका मोहम्मद गोरी का एक कमांडर है, उसने खत्म किया था, तोड़ा था। ठीक है, इसी बख्तियार खिलजी ने बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी तोड़ा था, जिसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने करवाई थी। और 455 से 467 का जो समय है वो स्कंदगुप्त का काल है। इसी स्कंदगुप्त के समय में हूणों का पहला आक्रमण भारत पर होता है। इसी हूण में मिहिर कुल नामक एक शासक था हूण, जिसने यहाँ पर भारत में आक्रमण किया है। और 467 से 540 एडी का जो समय है ये गुप्त वंश की अवनति का काल है, जिसमें गुप्त वंश जो है काफी कमजोर हो जाता है। लेकिन जो गुप्ता एरा है उसे हम
संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल बोलते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्वर्ण काल बोलते हैं, क्योंकि इसी काल में आर्यभट्ट ने जीरो के उपयोग के बारे में बताया था, 1 से 9 तक के जो अंक हैं उनके स्थानीय मान के बारे में बताया था, पाई की वैल्यू बताई थी 22/7 या 3.14 होती है। इसके अलावा सूर्य सिद्धांत है, ग्रहण की जानकारी है, एलजेब्रा यानी कि जो ज्यामिति है उसके बारे में जानकारी मिलती है, ब्रह्मस्तुत सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का है जिससे हमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब जो वैज्ञानिक खोजें हैं वो गुप्त काल में होती हैं। इसी वजह से हम गुप्त काल को विशेषतः साहित्य का, पुराणों का और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्वर्ण काल बोलते हैं। इसी काल में बहुत सारे पुराण, बहुत सारे स्मृतियों की रचना की गई है, इस वजह से हम इसे स्मृतियों का काल भी कहते हैं। तो हमने बात की 500 गुप्त काल की, और इसी में स्कंदगुप्त के टाइम पर 500 से 532 में तोरमाड़ और मिहिर कुल के अधीन भारत में हूणों का आक्रमण होता है। तो जो कुमारगुप्त शासक था, तो स्कंदगुप्त ही वह पहला व्यक्ति है जिसने हूणों को युद्ध में पराजित किया था, और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त बनता है। और 532 में यशोवर्धन के द्वारा मिहिर कुल की पराजय होती है, और यहीं से आगे शुरू होता है अपना हर्षवर्धन का काल। तो अब गुप्तों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में कोई भी महत्वपूर्ण या बोल सकते हैं कोई भी शक्तिशाली राजवंश नहीं है। तो उत्तर भारत जो है कई छोटी छोटी इकाइयों में बढ़ जाता है, और इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका वर्धन वंश, थानेश्वर का पुष्यभूति वर्धन। ठीक है, अब गुप्तों में जो स्कंदगुप्त था, स्कंदगुप्त के बाद धीरे धीरे जो गुप्तों का पतन है, ठीक है, उसके कारण से हूणों का भी आक्रमण हुआ। ठीक है, और छोटे छोटे जो राजवंश हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। जैसे कन्नौज में मौखरी वंश था, बंगाल में गौड़ राज्य था, सौराष्ट्र में मैत्रकों का उदय होता है, और दक्षिण भारत में पल्लवों और चालुक्यों का प्रभाव शुरू होता है। तो ऐसे में थानेश्वर का जो पुष्यभूति था, जिसे हम वर्धन वंश का संस्थापक मानते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें बाणभट्ट की एक प्रमुख रचना है हर्षचरित, इससे हमें जानकारी मिलती है। पुष्यभूति जो है गुप्तों का सामंत हुआ करता था, और गुप्तों की दुर्बलता का लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब में उसने अपनी सत्ता स्थापित की और थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन के बाद के पहले अगर शासकों के बारे में बात करते हैं तो नरवर्धन रहा है, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, एक तो था राज्यवर्धन, दूसरा है हर्षवर्धन, और इनकी एक बेटी थी राजश्री। प्रभाकर वर्धन जो है, इन्होंने वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा की स्थापना करी है, और अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए मौखरियों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। अपनी बेटी राजश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन ने कन्नौज के मौखरी शासक गृहवर्मन से करवा दिया। और राज्यवर्धन जो है, इनका बड़ा बेटा, वो शासक बनता है। प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम चरण में जब हूणों ने भारत पर आक्रमण किया, तो वृद्ध एवं बीमार होने के कारण उनका बड़ा बेटा राज्यवर्धन हूणों को दबाने के लिए युद्ध में भाग लेने जाता है। जिस समय राज्यवर्धन हूणों से युद्ध कर रहा होता है, तो उसके पिता की नाजुक स्थिति की सूचना मिलती है। सूचना पाते हुए थानेश्वर लौट आया। तब तक प्रभाकर वर्धन की मौत हो जाती है। बाद में उसे इंफॉर्मेशन मिली कि जो गृहवर्मन है, उसका बहनोई, उसके ऊपर मालवराज देवगुप्त ने आक्रमण किया है और उसकी बहन राजश्री को कैद कर लिया है। तो हर्षवर्धन और यहाँ पर जब कैद कर लेता है, तो राजश्री वहां अपना राज्य छोड़कर जा रही होती है आत्महत्या करने के लिए। हर्षवर्धन जो है दरबारियों के साथ जाता है, और राज्यवर्धन जो है 605 ईस्वी में अब थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। शासक बनने के बाद वो कन्नौज पर अटैक करता है अपने बहन के राज्य को छुड़ाने के लिए। हर्षवर्धन वहां पर उसकी राज्यवर्धन का युद्ध होता है। थानेश्वर पर देवगुप्त अटैक करना चाहता है, राज्यवर्धन की मौत होती है, और हर्षवर्धन जो है यहाँ पर प्रशासन संभालता है। ठीक है, युद्ध जब चल रहा होता है तो राज्यवर्धन की मौत हो जाती है, और राज्यवर्धन के बाद अब हर्षवर्धन जो है थानेश्वर का शासक बनता है। ठीक है, तो शासक बनते ही हर्षवर्धन जो है अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, और वो मालव शासक देवगुप्त के ऊपर आक्रमण करता है। ठीक है, अपनी बहन को उनके चंगुल से छुड़ाता है,
और धीरे धीरे बाद में वही बहन के दबाव के कारण थानेश्वर का भी वो शासक बनता है। थानेश्वर के साथ साथ कन्नौज भी है जो है हर्षवर्धन के नियंत्रण में हो जाता है। ठीक है, अब कन्नौज जो है उत्तर भारत की वास्तविक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर्षवर्धन वो शासक बनता है जिसने दिग्विजय की नीति अपनाई और पूर्व की ओर बढ़कर उसने अनेक राज्यों पर आक्रमण किया। ठीक है, जिन राज्यों ने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं की उनसे वो लगातार संघर्ष करता रहा और 6 वर्षों तक लगातार निरंतर युद्ध के पश्चात उसने श्रावस्ती, कान्यकुब्ज, गौड़, मिथिला और उत्कल जैसे राज्यों पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके अलावा पूर्वी अभियान किया, पश्चिमी अभियान करता है, वल्लभी के साथ उसका युद्ध होता है और दक्षिण भारत में चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के साथ उसका युद्ध होता है। पुलकेशिन द्वितीय जो है 609 ईस्वी में शासक बनता है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन दोनों ही महत्वाकांक्षी हैं और यही दोनों के बीच युद्ध का कारण बनता है, लेकिन हर्षवर्धन जो है पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध में हारता है। और इसी टाइम फेज में 629 में ह्वेनसांग भारत आता है, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करता है और इसी के शासनकाल में प्रयागराज में एक बहुत बड़ी संगति का आयोजन होता है जहां पर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। और उसके बाद 636 ईस्वी में सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण होता है। तो यहीं से भारतीय इतिहास जो है वो सेकेंड फेज में एंटर करता है, जिसे हम मध्यकालीन भारत का इतिहास के नाम से जानते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन या बोल सकते हैं उसके पहले स्टोन एज, पाषाण काल से लेकर हर्षवर्धन तक के जो काल है वो आपका प्राचीन भारतीय इतिहास है। यहां से आगे हम जब एंटर करेंगे तो वो आपका मध्यकालीन भारत है, जिसमें हम अरबों का आक्रमण देखेंगे। अरबों के आक्रमण के बाद तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को देखते रहिए और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं कि हमारा प्रयास कैसा लगा। हमारा ये प्रयास है कि हम 3 वीडियो में आपका पूरा भारतीय इतिहास, उसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनका डिटेल कर पाएं और आप तक सारी चीजों को बेस्ट तरीके से पहुंचा पाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।